नमस्कार दोस्तों। जैसे आपने मिडिल ईस्ट के अंदर में देखा है कि सीरिया और इराक जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड जगह है, वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड कंट्री है, वहाँ पर सिविल वॉर चल रहे हैं और वहाँ पर बाहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा उनका भी इंटरफेरेंस रहता है। इसीलिए वो कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और वहाँ के सिविलियंस काफ़ी उनकी डेथ होती है या उनका मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, लिविंग कंडीशंस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो मिडिल ईस्ट में इन दोनों कंट्रीज़ ने इतना डिस्टर्बेंस मचा के रखा है कि आपको हमेशा न्यूज़ में सुनाई देता है। लेबनान जैसी कंट्रीज़ हैं, यमन में जैसे ज़बरदस्त सिविल वॉर है। तो अब आप सोचिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ग्रस्त है इसी चीज़ से। ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि 12-13 कंट्रीज़ ऐसी हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कि हाईली डिस्टर्ब्ड हैं और वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स का इशू होता है, डेली किसी ना किसी सिविलियन की वहाँ पर जान जाती है। कई जगह पर तो गैंग्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और वो सिविलियंस को मार रहे हैं। कई जगह पर आतंकवादी संगठन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। कई जगह पर फ्रांस की फोर्सेस और रशिया के वैगनर ग्रुप में लड़ाई हो रही है, वहाँ की सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट कर रही है। इस तरीके की चीज़ें भरी पड़ी हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। तो आप समझिए कि वहाँ पर जो सिविलियंस होंगे उनकी क्या हालात होंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। जैसे हमने एशिया में देखा है ना कि एशिया में अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस थी। अब अफगानिस्तान की जो डिस्टर्बेंस थी वो बढ़ करके चली गई पूरे सेंट्रल एशिया में। धीरे धीरे हर जगह पर डिस्टर्बेंस शुरू हुई, हर जगह पर मोबिलाइजिंग शुरू हुई। पाकिस्तान में आई वो घटना, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आई वो चीज़। तो मोबिलाइजिंग ऐसे धीरे धीरे जब आप मोबिलाइज करते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है दूसरी कंट्रीज़ में, और अफ्रीका इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें ये बताया जा रहा है कि बुर्किना फासो, जो कि साहेल रीजन की एक कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है, अभी आगे हम मैप में देखेंगे। बुर्किना फासो के अंदर में मिलिट्री ने 223 सिविलियंस की कैजुअलिटी कर दी है। उन्होंने 223 सिविलियंस को गोली मार दिया है विदाउट एनी प्रॉपर केस, विदाउट एनी थिंग। और बुर्किना फासो खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है। वहाँ पर 2021 से पहले एक प्रॉपर सरकार भी थी, अभी वहाँ पर एक मिलिट्री रूल चल रहा है। तब ये हाल है बुर्किना फासो का, जब 223 सिविलियंस को मार दिया। और खास बात ये है कि उसमें से 56 चिल्ड्रंस थे, उनको भी इसमें मार दिया गया है। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पूरे मामले को रिपोर्ट किया कि इसमें 56 चिल्ड्रन थे और वहाँ पर मेजर जो ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस है, वहाँ पर मेजर क्राइसिस है बुर्किना फासो में। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ह्यूमन राइट्स वॉच ने कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पर जल्दी से जल्दी लगाया जाए। और यहाँ की जो सिचुएशन है ये दिन पर दिन खराब होते जा रही है। बिकॉज देखो, उन्होंने बताया कि बुर्किना फासो में कई सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक तो वहाँ पर पहले फ्रांस की फोर्सेस इन्वॉल्व थी, उसके बाद रशिया का वागनर ग्रुप भी अब एक्टिव हो चुका है। और मेजर जो प्रॉब्लम है पूरे बुर्किना फासो की वो टेररिज्म है। वहाँ पर अलकायदा और आईसिस, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की कई सारी छोटी छोटी विंग्स काम कर रही हैं बुर्किना फासो के अंदर में। ह्यूमन राइट्स वॉच की पूरी एक रिपोर्ट है बुर्किना फासो और माली के ऊपर में, मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देख लेना उसको। उसमें उन्होंने कई सारे मैप्स के थ्रू बताया कि कहाँ कहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब देखो, आईसिस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आईसिस जिस भी देश में जाता है, जिस भी कॉन्टिनेंट पे या जिस भी देश में एक्टिव होता है, जैसे हमने देखा था IS के मतलब खुरासन विंग, तो वो अफगानिस्तान में एक्टिव था, खुरासन विंग। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में ISIS का ISIL एक्टिव है, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिबिया। तो ये इनका जो मतलब मेन गढ़ है, जो इनका मेन सेंटर है आईसिस का, वो इराक है। तो इराक हर जगह पर कॉमन रहता है, बाकी जो देश बदलते जाते हैं, सीरिया में गए तो सीरिया बना लिया, लिबिया में गए तो लिबिया बना लिया। अब लिबिया में ये पहले आईसिस, ये ISIL जो है ये लिबिया में ही बेस्ड था। बट वहाँ पर क्या हुआ, लिबिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं उनको अपना ऑयल चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल और भी मौजूद है, क्योंकि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल कोने पर आता है। तो इसलिए वो वहाँ पर अलग अलग तरीके से एक्सपेडिशंस करते हैं, एक्सट्रैक्शंस करते हैं। और फ्रांस, US, रशिया, आप देखो अब चाइना भी वहाँ पर पहुँच गया है। तो इसलिए ISIL के लिए वहाँ पर बेस बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए ये लोग बढ़ते बढ़ते साहेल रीजन में आ गए और वहाँ पर एक्टिव हो गए। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरा प्रॉब्लम बुर्किना फासो का कहाँ है और कहाँ से ये पूरी प्रॉब्लम समस्या जो है वो शुरू होती है। बट उस पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम का बिगेस्ट एवर UPSC CSC का इवेंट जो है वो होने जा रहा है। और ये इवेंट 28 अप्रैल को होगा, जो कि संडे है। तो आप इस इवेंट में आराम से ज्वाइन भी कर सकते हो। ये इवेंट जो है वो 1 बजे से 2:30 बजे तक के होगा और ये इवेंट लाइव होगा हमारे UPSC अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। तो आप ज़रूर से आइए, इस इवेंट में हमारे साथ जुड़िए। इस इवेंट में 2 बहुत बड़े रिवील्स किए जाएंगे, प्लस जितने UPSC CSC के 2023 के टॉपर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे अनअकैडमी टीम के बेस्ट एडुकेटर्स भी यहाँ पर इस इवेंट में मौजूद होंगे। तो आप आइए इस इवेंट में हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को अभी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे इवेंट शुरू होगा आपके पास एक लिंक चली जाएगी। अब वापस आते हैं अपने बुर्किना फासो के इस इशू पर।
अब देखो इस इशू में क्या है ना कि वहाँ पर जब ह्यूमन राइट्स वॉच पहुंची तो वहाँ पर एक 48 ईयर ओल्ड का एक फार्मर थे, जो उनको ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूछा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। उन्होंने बताया कि हमें पकड़ लिया गया और हमें पकड़ करके ऑलमोस्ट 150-200 लोग को पकड़ लिया गया और फिर ले गया गया, मेंस को अलग कर दिया गया, वुमेन्स को अलग कर दिया गया। फिर मेंस को एक लाइन में खड़ा किया गया और बोला गया कि आप आगे जाओ, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। उन्होंने कहा कि जैसे हम आगे की तरफ बढ़े और थोड़ा हमारा डिस्टेंस, और उसमें बच्चे भी थे, आप याद रखना कि मेन वाली लाइन में बच्चे भी थे, तो जैसे हम आगे बढ़े और डिस्टेंस हमारा आर्मी से थोड़ा सा दूर हुआ तो वहाँ पर हमारे पर ओपन फायर कर दिया गया, जिसमें सारे लोग मर गए। मैं पेड़ के पीछे छुप गया था इसलिए मैं बच गया, उनको लगा कि सब मर गए हैं और वो लोग वहाँ से चले गए। तो ये आप समझ लो कि कितनी खराब स्थिति है पूरे बुर्किना फासो की। अब अगर आप देखोगे ना साहेल रीजन को, तो साहेल रीजन जो सहारा डेजर्ट के नीचे वाला रीजन है, जो ये आपको दिख रहा है, माली, नाइजर, इसमें सूडान, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये साहेल रीजन में आती हैं। और नीचे यहाँ पर आपको बुर्किना फासो दिखाई दे रहा होगा, जिसका जो बॉर्डर है वो माली के साथ में लग रहा है। अब जो ये पूरी इशू हुई है इस पूरे साहेल रीजन के अंदर में, तो साहेल रीजन में क्या है कि पूरा इशू ही यही है कि यहाँ पर टेररिस्ट होल्ड बहुत ज़्यादा है। जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है माली वाला, ये ऊपर माली का जो रीजन है, फिर ये जो नाइजर का पूरा ही रीजन आप ले लो, यहाँ सब पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, खास तौर से अलकायदा और ISIL, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के छोटे छोटे विंग्स यहाँ पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब ये लोग का इतना स्ट्रांग होल्ड हो कैसे गया यहाँ पर? मिडिल ईस्ट में तो हमने देखा था कि आइसिस तो खत्म हो गया एक तरीके से, फिर यहाँ पर ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? यहाँ पर स्ट्रांग होने का रीज़न है, हुआ क्या यहाँ पर, कहानी कहाँ से शुरू होती है आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। कहानी शुरू होती है माली से। अब माली में क्या हुआ कि 2012 के अंदर में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, जैसे लोग शुरू हुए, क्योंकि गरीबी अपनी चरम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे था, मतलब ह्यूमन राइट्स की कंडीशन वहाँ पर बहुत ख़राब थी माली के अंदर में। तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ सरकार के खिलाफ में 2012 में, और सरकार फिर वहाँ पर गिर गई जो वहाँ की गवर्नमेंट थी। और इस प्रोटेस्ट के बाद ऐसा कहा गया कि शायद हो सकता है कि ये ना एक पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अरब स्प्रिंग साबित होगा। अरब स्प्रिंग क्या था? जो मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग आया था, जिसके बाद देखा गया था कि जितने बड़े बड़े डिक्टेटर्स थे उस समय पर, सबकी सत्ता को चैलेंज कर दिया गया था, सबकी सत्ता गिर गई थी, और कहा जा रहा था कि ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में एक मतलब रिवाइवल हो रहा है इस्लाम का, और इस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है। तो अरब स्प्रिंग उस तरीके का एक प्रोटेस्ट था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो शुरू हुआ है ना माली से, ये दूसरी कंट्रीज़ में भी फैलेगा और ये यहाँ का अरब स्प्रिंग साबित होगा, और फिर शांति हो जाएगी यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में, क्योंकि सारे जो डिक्टेटर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी अफ्रीका में मेजर प्रॉब्लम ही यही है कि हर कंट्री कहती तो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट हर जगह पर एक डिक्टेटर जो है वो एक्टिव है, और वो डिक्टेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है पूरी कंट्री के ऊपर में, और इसीलिए छोटे छोटे जो गैंग्स हैं वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं, फिर लड़ाई शुरू होती है। तो वही हुआ यहाँ पर 2012 में, यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और यहाँ के जो लीडर थे उसको गिरा दिया गया, उनकी सरकार को गिरा दिया गया। उसके बाद दूसरी सरकार यहाँ पर फॉर्म हो गई माली के अंदर में। अब लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था, इसमें जब सरकार गिरी उसमें टाइम लगा, साल 2014 में जाकर के गिरी, तो ये 2 साल का टाइम लगातार ये लोग लड़ रहे थे। अब जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके पास ना हथियार थे ना फंडिंग थी, और दूसरी तरफ जो सरकार थी उसको सपोर्ट था फ्रांस का, तो फ्रांस ने अपनी फोर्सेस भेज दिए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो वो लोग बहुत सिविलियंस को मार रहे थे बुरी तरीके से। तो सिविलियंस का हेल्प यहाँ पर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, जिनका नाम है अलकायदा और ISIL। इनको लगा कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपना अच्छा ग्राउंड बनाने के लिए, तो इन्होंने लोगों को सपोर्ट कर दिया वहाँ पे, क्योंकि उनके पास हथियार भी थे, फंडिंग भी थी। और संयोग से ये हुआ कि सरकार जो है वो सच में हार गई और फ्रांस की फोर्सेस को वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा यहाँ पूरे माली के अंदर में से, क्योंकि रशिया का वैगनर ग्रुप भी वहाँ पर आ चुका था। तो इस चीज़ की वजह से, ये ट्रिपटाइट बैटल की वजह से वहाँ पे सरकार को गिरा दिया गया 2014 में। और फिर ये प्रोटेस्ट बढ़ करके बुर्किना फासो में भी चला गया। अब जब ये बुर्किना फासो में पहुंचा तो वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वहाँ भी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, अगेन विद द सपोर्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अलकायदा एंड ISIL। अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से आपने सरकार तो बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर आपके कंट्रोल में रहेंगी कैसे? वही चीज़ हुआ एग्जैक्टली बुर्किना फासो में। साल 2014 से ही ये सिविल वॉर चल रहा है वहाँ पे। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने लगातार सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। बहुत मास कन्वर्जेंस होने लगे वहाँ पे। कन्वर्जेंस के अलावा यहाँ पे जो जो ऐसी नोमैडिक ट्राइब्स थी उनको टारगेट करने लगे ये जो ISIL के टेररिस्ट थे, क्योंकि वो नोमैडिक ट्राइब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी। उनका कुछ कल्चर ऐसा था कि वो डीटीज़ को फॉलो करती थी, जो पत्थर के कुछ मूर्तियाँ बना करके उनकी पूजा करती थी, और उस चीज़ के खिलाफ ISIL और ये लोग उसके टेररिस्ट थे। तो कभी उनके सेक्रेट प्लेस को उड़ा दिया, कभी उनके विलेज में ओपन फायर कर दिया, तो इस तरीके की घटनाएं होने लगी। उसके बाद एक और प्रोटेस्ट शुरू हुआ बुर्किना फासो के अंदर में, अगेन सरकार के खिलाफ।
लोगों को लगा था कि भाई सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन होने लगी। और जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी, उन्होंने भी हथियार उठाना शुरू कर दिया उसके बाद, और वहाँ से एक पूरा सिविल वॉर छिड़ गया उसके अंदर में। और ऐसा चलता रहा साल 2014 से कम साल 2021 तक। और फिर साल 2021 में क्या हुआ कि वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ। अब मिलिट्री कू क्यों हुआ? क्योंकि मिलिट्री जो है वो लगातार उन नोमैडिक ट्राइब्स और जो छोटे छोटे लोग थे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, उनको सपोर्ट कर रही थी मिलिट्री अपने खुद की सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने सरकार गिरा दिया, मिलिट्री रूल वहाँ पर आ गया। लेकिन अभी भी वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, अलकायदा, आईसिल, ये लोग इतने स्ट्रांग बन चुके थे कि अब इनको हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर रशिया के वैगनर ग्रुप से मिलिट्री ने मतलब हेल्प ली। और उसके बाद आपको पता है कि जब मिलिट्री रूल हो जाता है तो मिलिट्री का चीज़ों को जो सेटल करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्यों होता है? वो लोग बहुत हार्ड जाते हैं किसी चीज़ पर। तो आपको किसी चीज़ को अगर पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर चाहिए होती है, और उसी चीज़ की वहाँ पर कमी थी। अब 2021 में मिलिट्री कू तो हो गया और मिलिट्री रूल तो आ गया, पर मिलिट्री ने क्या हुआ कि इन लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। मतलब मिलिट्री ने अलकायदा को मारना शुरू कर दिया, उनके आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री को मारना शुरू कर दिया। इसके बीच में बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया। और ख़ास तौर से बताया जा रहा था कि एक वहाँ पर ट्राइब है, फुलानी ट्राइब। इस फुलानी ट्राइब को मिलिट्री ने जानबूझकर टारगेट किया है। अभी पिछले महीने क्या हुआ कि 180 सिविलियंस की यहाँ पर बॉडीज मिली जो कि इसी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिक्वेस्ट किया यूएन से कि इस पूरी रिपोर्ट की जांच की जाए और इस ट्राइब को बचाया जाए, क्योंकि ये एंडेंजर्ड हो चुके हैं। इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है क्योंकि इनको चुन चुन के मारा जा रहा है मिलिट्री द्वारा। और आतंकवादी जो है वो दूसरी ट्राइब्स को मतलब टारगेट कर रहे हैं, जो ट्राइब्स यहाँ पर मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ का जो पूरा ट्राइबल कल्चर है वही खत्म हो जाएगा अगर एक दूसरे को ऐसे मारते रहेंगे ये लोग। तो अब उसमें ये बताया गया है कि जितने लोगों को अभी तक आतंकवादी संगठनों ने मारा है, उससे ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मिलिट्री ने खुद ही मार दिया अपने सिविलियंस को। और अभी वही घटना है, उसी से रिलेटेड ये घटना है जहाँ 223 सिविलियंस को मिलिट्री ने मार दिया है। और इस पूरे मामले में ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरा मतलब रिक्वेस्ट किया है यूएन से कि आप जल्दी से यहाँ पर इन्वॉल्व होइए और अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पर भेजिए, अदरवाइज यहाँ पर ज़बरदस्त सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी। और हो सकता है पूरा बुर्किना फासो, जहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन आधी हो जाए कुछ ही टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर मारा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस है। बहुत सारी फोटोज़ भी आई थी इस पूरे न्यूज़ के अंदर में, आर्टिकल के अंदर में। मैंने उस फोटोज़ को नहीं लगाया बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फोटोज़ थी जो उनके साथ किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा मैसेकर जो बुर्किना फासो का ये समझ में आ गया होगा, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको फील कर पा रहे होगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।